रियल स्टेट का कोई सवाल। पीके सबरवाल साहब, पीके जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच यदवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। यदवीर जी मैं एक गल करना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग जी तुसी कई स्पॉन्सर दी कई बार गलती नाल, मतलब मैं वर्ड यूज कर रहा है गलती नाल ਅਸੀਂ कुछ डिफरेंट रेडियो स्टेशन लगा लेने हैं। अगर मैं 15 मिनट भी लगातार लगा लेना सिवाय एड के कुछ आंदे ही नहीं थे। वो मेरे ख्याल उन्होंने खोला ही इस करके नहीं कि सिर्फ उन्होंने एड ही देनी है, दैट्स ऑल, और कुछ देना नहीं। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग की रेडियो स्टेशन पर की सुनते हैं, सिर्फ एड ही सुनते हैं, समझ नहीं आई मैंने। और फिर वो 2-4 साल बाद बंद होकर चले जाते हैं। बड़ा फर्क है जी वो चैनल के अंदर इस चैनल के अंदर जी। नहीं थैंक यू जी, वी आर ब्लेस्ड के पीके जी तुसी पंकज जी और सारे साडे ਜਿਹੜੇ स्पॉन्सर्स ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਲਓ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਡੇ 1 ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਿ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰ 12 ਤੋਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 12 ਤੋਂ 2 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲਸ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਆਖਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਟੀਮ ਚ ਉਹਦੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੱਟ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਰ 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ बढ़ रहा है, बस ज्ञान सुनो सिर्फ दोनों जो बंदे आए। सर मैं ना बड़े रेडियो स्टेशन तो कॉल आंदियां ने बहुत पीछे पै जाते कई बार कि हमारे यहाँ ऐड दो, हमारे यहाँ ऐड दो। तो फिर उन्होंने ना ऐसी ना मेरे फादर ने मैंने सिखाई थी कि जिसनों तुसी अगर कोई थोड़ा पीछा करते आ गया ना तो उन्होंने ना हार्श वर्ड कह दो ताकि दोबारा तोड़ को आए ना। मैं उन्होंने यह कहता दुखी हो गया कि पहले मुझे ये बता दो कि मेरी ऐड चलाने के बाद तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? ऑलरेडी तो तुम्हारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ ऐड ही चल रही है, उसके अंदर मेरी ऐड तुम कहाँ घुसाओगे? कहते सर ऐसे ही होता है। मैंने कहा जी फिर मैं तुम्हें रेडियो चैनल दे देता हूँ जहाँ पर तुम सुन लो कि वहाँ पर मटेरियल क्या है और वहाँ पर टॉपिक्स क्या चल रहे हैं और ऐड कितनी चल रही है, और तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ ऐड ही ऐड है, उसके अंदर मेरी फिर ऐड घुसा दोगे तुम। तो फिश मार्केट वाला रखी है। जब मैं इन्नी कड़ी गल कर देना ना फिर जाके ना दे फोन आने बंद हो जाते हैं मैंने। तो अल्टीमेटली मैं एक दो बार तो प्यार और मना कर देना, फिर अल्टीमेटली बाहर ही जाके मैं थोड़ा जा हार्श वर्ड यूज करने बंदे 9 बजे, फिर बाद वो बंद हो जाते हैं। फिर ग्रुप में बैठे मेरे अगेंस्ट बोलते होंगे, बोलते रहने जी जिन्ना मर्जी बोलन मैंने तो चंगा ही लगता है। मैं अक्सर यह कहना होना कि भाई बंदा जो है उसी के अगेंस्ट बोलता है जहाँ तक वो पहुंच नहीं सकता। कभी किसी को आपने अपने से नीचे वाले के अगेंस्ट बोलते हुए देखा है, वो उसी को बोलते हुए देखा है कि वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, बिडेन क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं सकते। और जहां तक जो आपसे नीचे है उसके बारे में आप तरस को दिखाते ही। सिंपल सी बात है, अगर अगेंस्ट बातें हो रही है ग्रुप में बैठकर तो एक किस्म से वो आपकी बढ़ाई हो रही है, आपकी अच्छाई हो रही है। इसको पॉजिटिव लेना तो ज्यादा अच्छा होता है जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, और बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी होल्ड करो बलजीत जी, तुम आंदे रहो जी। बलजीत जी को है जी सत श्री अकाल जी सारे। सत श्री अकाल सर। मेरा पंकज जी ने सवाल मेरा छोटा बट मैं चाहूंगा कि तुम एक्सप्लेन कर सको 2 मिनट लेके। वेरी गुड। RRSP ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RRSP ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ। जी बिल्कुल। पहला मैं एक्सप्लेन कर देना। RRSP बेसिकली एक ऐसा टूल है जिस तुसी पैसा पाके उनके से टैक्स बचा सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है जिन्ना मनी तुसी पाओगे वो तुम्हारी लिमिट होगी। हमेशा नोटिस ऑफ असेसमेंट से पिछले साल के नोटिस ऑफ असेसमेंट से तुहाडे कोल एक लिमिट आई होगी, उस लिमिट के हिसाब नाल तुसी अगले साल पा सकते हो। लेट्स से कि उहदे च $20,000 है और तुसी 100,000 कमा रहे हो, तो अगर तुसी वो 20,000 आज RRSP पाओगे
तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100,000 ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, 80,000 ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 20,000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RRSP ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਚਾਹੇ 70 ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰਡ ਕਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਡਰਾਅ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ RRSP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 40% ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੋਂ 50% ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50% ਚ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਾਂ 30% ਪੇ ਕਰੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50% ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50% ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਟਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, मैं एक कदे नहीं कहूँगा कि बैंक तो ले लो या मेरे तो ले लो, डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ ये है, दोनों जगह अच्छी ने, दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट अच्छी ने, लेकिन डिफरेंस सिर्फ मेरे और बैंक ये है, बैंक जो भी तुसी जाओगे, जिंदे नाल भी तुसी बैठोगे, इन्वेस्ट करके आओगे, वो बंदा पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुहानू, वो बंदा ट्रांसफर हो चुका है, या तुसी फोन चक के उनके नाल गल नहीं कर सकते कि हाँ जी पंकज जी मेरी इन्वेस्टमेंट किस तरह चलती पी है, कोई हेल्प चाहिए है, कुछ है। मेरे नालों सारिया चीज़ां जो तुसी मेरे नाल आके बैठोगे, मैं समझांगा तुसी किस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तुहाडी प्रोफाइल किस तरह दी है, मैं उस हिसाब नाल इन्वेस्ट करांगा, और हमेशा तुहाडी मेरे नाल ही इंटरेक्शन होएगी। ये नहीं है कि साल बाद आप कोई डिसाइड किया सी तो वो चीज साल बाद आप उन्हें बह के डिस्कस करांगे, हाँ जी असं एवं डिसाइड किया सीगा ते इस प्लान नाल चलते पे। बैंक कदे नहीं होएगा, बैंक नॉर्मली की होएगा तुहाडे नाल, या तो तुसी प्राइवेट बैंकिंग चो 2-4 मिलियन की गल कर रहे हो, फिर तो गल रहेगा बंदा एक डेडिकेटेड हो जाता तुहाडे वास्ते। लेकिन अगर डेडिकेटेड बंदा नहीं हैगा तो हर बारी तुहानू नवा बंदा मिलेगा ते हर बारी उनका नवा ओपीनियन होएगा, और तुहाडी जिहड़ी पहली मीटिंग सीगी या जो तुहाडी थिंकिंग सीगी, जो तुहाडी गाइडलाइन सीगी, वो गाइडलाइन के हिसाब नाल वो चीज़ां नहीं चलती होंगी। ये डिफरेंस। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी थैंक यू। असी बताएंगे जी अपनी अगली कौन हुआ जी, गिरीश जी गो अहेड। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा सवाल पहले तो मोंगा जी से है। मोंगा जी इसी बात से चालू करते हैं कि जैसे RRSP में आपको मिनिमम टैक्स ब्रैकेट तो 25% तो तुरंत आ ही जाता है, राइट? इतना तो कम सबसे कम है ही है। 21% है ओंटारियो में, है जी 21% ओंटारियो की, और 15% फेडरल, और कितना 6% है ओंटारियो का। हाँ कुछ 21%। चलिए 20। हाँ जी, तो दूसरा डालने से उतना पैसा तो तुरंत आ ही गया नहीं वापस? आ नहीं गया, आपने उतना टैक्स बचाया, आपको वो देना नहीं पड़ा। नहीं, वो सरकार तो मुझे मेरे खाते में जमा कर देगी ना, वो तो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ था हाँ जी, उसने उसको वापस दे जी। ओके, अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अच्छा अगर मैं वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल करें, जैसे जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी उसी रेट से ही होता है, वापस आता है? नहीं, अगर आप RRSP का लोन लेके इन्वेस्ट करने की बात नहीं, वैसे मैंने अपने खुद के पैसे से। हाँ, उसका पैसा अगर आप RRSP में नहीं डाल रहे, किसी और जगह पे डाल रहे। हाँ जी। RRSP में कभी भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, पहली चीज ध्यान रखना। आपने वो मान लीजिए कि आपने कोई सेविंग अकाउंट खोला है, आपने स्टॉक मार्केट में खोला है, आपने फंड में खोला है, वो वाला नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट खोलते हैं, उसमें अगर आप डाल के इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो इंटरेस्ट है, बिकॉज वो एक तरह का बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के साथ, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है लेकिन फिर भी एक बिजनेस है, तो इसलिए आपका टैक्स डिडक्टेबल है। तो जितना आपने इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उतना आपकी इनकम से बाहर हो जाएगा, उसके टैक्स में। उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न दोनों का बराबर है, RRSP में डालो या जितना उधर डालो? देखिए, RRSP, नॉन रजिस्टर्ड, लीरा, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, ये नाम है, ये शेल है। इसके अंदर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, आप फंड खरीद रहे हैं, आप इसमें GIC खरीद रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली अगर RRSP और नॉन रजिस्टर्ड को आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न एक जैसी आएगी। अच्छा मोहम्मद साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि आपने पिछले हफ्ते रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पिछले साल जितनी बैंकरप्सी हुई है उसमें आधे तो आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? सारे। हाँ जी, तो जब
हाँ जी, तो जो हम लोग सवाल पूछते हैं कि आने वाली ये जनरेशन ये क्या करेगी, फिर तो आप हमको पूछ लेते हो कि आप किनकी बात कर रहे हो, वो तो मिलियन कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, राइट। तो जब आधे लोग बैंकरप्सी कर रहे हैं, तभी आधे जब बेचारे बैंकरप्सी करेंगे तो अपना परिवार कैसे बढ़ाएंगे, सर इसके वजह मैं बीच में टोक दूं, क्योंकि मेरी भी मूंगा साहब से रोज बात होती रहती है। इस बात के ऊपर मूंगा जी का एक डायलॉग आप याद रख लीजिए, ये वो लोग हैं जो चादर से ज्यादा लंबा पैर फैला रहे हैं। बस बात खत्म। देखो मेरे पास इतने लोग हैं सर, 50, 60, 70 हजार के अंदर बहुत सॉलिड है, और मेरे पास ऐसे लोग हैं बेवकूफ, 500,000 की इनकम के बाद भी बैंकरप्सी हो रही है। तो मतलब आधी जनता बेवकूफ ही है, इसका मतलब नहीं, मतलब बैंकरप्सी होना बेवकूफी तो नहीं है सर, किसने कह दिया आपको? दिख रहा है ना, बैंकरप्सी अगर हो रही है दैट डजंट मीन कि बेवकूफ है। हालात भी हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग भी गलत हो सकती है, आपकी बजटिंग गलत हो सकती है, आपके जिसे कहते हैं फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कई चीजें हैं इसके अंदर सर। तो ये जो ये डाटा है, ये तो यही कह रहा है कि आधे लोग तो बैंकरप्ट हो गए। मैं आपको जवाब दूं सर यहाँ पे? हाँ जी, बस हाँ जी। क्या आपने बोला आधे कौन से आधे? आधे का मतलब ये नहीं है कि पूरे यंग में से आधे जितने ने बैंकरप्सी की, हाँ जी वो एक परसेंटेज है, उसके आधे। तो बेसिकली वी नीड टू चेक कि कितने लोगों ने टोटल बैंकरप्सी की है। 2020 में टोटल नंबर ऑफ कैनेडा अभी तक मेरे सामने कुछ आ नहीं रहा, मैं वैसे 1.1% के आसपास था जी, 1.1% रहा था इस बार, अगर मैं गलत नहीं तो उसके आधे 0.5 के करीब वो, आप आधे पूरी पॉपुलेशन को मत मान लेना। तो 99% जो यंग है, 99.5 यंग जो है, 99.5% यंग उन्होंने बैंकरप्सी नहीं की, तो में से 99 लोगों ने बैंकरप्सी नहीं की। 0.5 ओके जी, थैंक यू सर। वो ऐसी गलती बिल्कुल लग जाती है भाई साहब, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो आधे का तो आगे हो गए, पर जिन्होंने बैंकरप्सी की उसके आधे मिले नहीं है 1.5, तो 99.1 नहीं कर रही, तो वो फिर ठीक है समझ जाते हमारे को क्या और कहते हैं जी वो मार्केट 30% गिरने वाली है। अरे भाई वो सेल लिखा हुआ गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली को तो लोग समझते हैं प्राइस गिरने वाला है, जब इसमें लिखा हुआ कि सेल 30% डाउन आ सकती है, वो उसको फिर समझ में थोड़ी गलती हो जाती है। और यही हमारा प्लेटफॉर्म है वाई मीडिया, जिसकी हम इसको क्लियर कर देते हैं इस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अनिल जी तो आवाज आ रही है? अनिल जी हाँ जी आ रही है। हाँ जी यू गो अहेड। धीरज जी तुम दोबारा बुलाओ। हाँ जी अच्छा, मैं ना उसी प्रश्न को आगे ले जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का जो भाव था वो ये था कि जब सरकार की वर्तमान नीतियों से आम आदमी को फायदा नहीं होता तो सरकार को अपनी नीतियों को पुनः विचार करना चाहिए। आप 2 मिलियन का घर 1 मिलियन का होगा या 5 लाख का होगा, इससे लोगों को, आम आदमी को मतलब नहीं है। उनको मतलब इस बात से कि उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति का जो सामान है उसकी कीमत बढ़ी या कम हुई। तो ये थोड़ा सा सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाह रहा हूँ, सरकार को नीति के ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। मैं इसी विषय में आपके विचार। अनिल जी मैं आपको सिर्फ इस बात का एक जवाब देता हूँ कि सरकार के पास और भी इसके अंदर और नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए विचार करना चाहिए, जो कि जेन्युइन हार्ड वर्किंग सिंसियर लोग हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये कोविड आया और लोग गवर्नमेंट ने, सरकार ने पैसे देने शुरू कर दिए, हद हराम जिसका हमारा पंजाबी में वर्ड होता है, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। कहते हैं जी 2-2 हजार मिल रहे हैं, घर के अंदर एवरेज 5,000 डाल रहा है, हम काम ही नहीं करते। अब सरकार उनका क्या करे? ये भी तो सरकार की नीति की विफलता थी ना जी, नीति भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी तो प्रॉब्लम आ गई ना, जो मेरे पास आते थे, मैं कहता काम क्या कर रहे हैं, तो सर नहीं कर रहे, पैसे इतने जुड़ गए। अब पैसे जुड़ने के ऊपर एक रिपोर्ट है, बड़ी अचानक मेरे को याद आ गई, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, ये टाइम मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, तो लोगों ने पैसे जोड़े पेंडेमिक के टाइम में। तो ये भी वो ऐसे लोग हैं, और बिल्कुल हमने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया, और सरकार को उसके ऊपर कदम लेना चाहिए था। अनिल जी आपने बहुत सुंदर बात करी कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि तुमको पैसे बंद, तुमने जॉब कैसे बंद कर दी। एक तो जॉब चली गई वो अलग बात है, एक जॉब छोड़ दी वो बड़ा फर्क है। और कई बार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर भी आपने मिली भगत हो जाती है। वो कहते हैं जी तुम मुझे निकाल दो, उससे मुझे यही मिल जाएगी, मैं रिजाइन करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉयर भी इसमें बहुत जबरदस्त मिली भगत है, उनकी भी वो भी गलत बात है, वो उनको टर्मिनेट कर देती है, जिससे उनको यही वगैरह मिल जाती है। और अगर वो खुद निकलते हैं तो वो नहीं मिलती, तो या उसमें अड़चने आ जाती है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी, जिसमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें भी सरकार की एक फेलियर है कि जिसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया गया। जी देखिए, इसमें ना मैं शुरू से बात करता जा रहा हूँ कि ये जो सरकार ने जो पहली जो 2000 वाली प्लान था, वो असल में एक वोट की राजनीति से प्रेरित था, वो राष्ट्र के हित से प्रेरित नहीं, और उसका राष्ट्र का नुकसान हुआ। युवा वर्ग कर्जे के अंदर गया। जो युवा वर्ग आज से कमाना जीवन शुरू कर रहा है, उसको राष्ट्र का कर्जा देना था। तो ये जो है ना, राजनीतिक स्तर के ऊपर ये सारे जो निर्णय लिए गए, उसी निर्णयों का जो कार्यक्रम है आज हम सब दे रहे हैं, तो सरकार को वर्तमान नीति के ऊपर विचार करना चाहिए और लोग आम आदमी के लिए इनको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, थैंक यू। और एक बार फिर सारे का बहुत बहुत स्वागत है जी। टैक्स ਤੁਹਾਡੇ मैं ਹੁਣ कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर ਅਸੀਂ रैप अप करांगे। पहला तो जी पीके जी प्रोग्राम इज एज गुड एज न्यूज। थैंक यू सर, बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ फॉर योर फीडबैक। नेक्स्ट टेक्स्ट है आई हाईली रिकमेंड द व्यूज ऑफ दीज टू बेस्ट पर्सनल। नरेश तोलानी साहब ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ बड़े ਵਧੀਆ सपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, सतनाम साहब, what is the current situation in condo market? ask पीके जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਉਹ ਰੀਸੇਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर को। और अगर तुम शॉर्ट क्लोजिंग लेनी हैगी तो असाइनमेंट के उत्ते ये स्पेकुलेटर्स जिन्होंने बुक कर ली सी वो मार्केट आए हुए हैं, जिन्होंने 2-2.5 साल पहले बुक किया सीगा, उसी प्राइस से भी असी कुछ प्रॉपर्टियां लीतियां ने उन्हें, क्योंकि वो लोग स्पेकुलेटर ने जिन्होंने इंटरेस्ट लोन नहीं मिल पा रहा, या जिन्होंने सोचा सी असि असाइनमेंट बेच देंगे कमा लेंगे, जिन्होंने झूठी सीनरियां दिखाती सी, झूठे ख्वाब दिखाते सी रियल्टर ने कि आपका असाइनमेंट बेच के इतना प्रॉफिट निकाल देंगे। उन्होंने यह नहीं दसा कि अगर मार्केट खराब हो जाएगी तो आपको असाइनमेंट में हम नहीं बेचने देंगे और आपको हम क्लोज करवाएंगे। अगर क्लोज कराने की आपकी हैसियत है कभी पीके सवाल उनको बुक कराता है, तो बुक ही नहीं कराता। इसलिए मेरा एक भी बंदा ऐसा नहीं आया आज तक जिसने कहा कि मैं क्लोज नहीं करवा पा रहा, मेरे को असाइनमेंट भेज दो। क्योंकि असाइनमेंट में ये लोग जो फंस गए, जिन्होंने एक तो शॉर्ट टर्म क्लोजिंग में ले लिया, ऊपर से मार्केट गिर गई, ऊपर से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो अब मार्केट में इतनी असाइनमेंट्स आ रही है कि अगर कोई इन्वेस्टर है हार्ड कैश देने वाला और लॉन्ग टर्म फायदा लेने वाला, तो आज आपको असाइनमेंट्स के ऊपर सामान उठा लेना चाहिए। 2 साल वाले पहले प्राइस के अंदर भी हम आपको लेके दे सकते हैं उन स्पेकुलेटर, उन लोगों से जिन्होंने की अपनी हैसियत के अगेंस्ट जाके बुकिंग की थी। तो इसलिए मेरी सलाह कॉन्डो मार्केट बारे में ये है, डोंट गो फॉर रीसेल, क्योंकि इफ इट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का थंब रूल है कॉन्डो के अंदर कि हम 5 साल से ज्यादा रखते ही नहीं। तो आप ले रहे हो 5 साल पुराना या 2 साल पुराना, तो उससे बेटर है कि असाइनमेंट में आपको सस्ते मिल रहे हैं वो ले लीजिए, और अगर आप एक बिल्डर से लेने हैं तो लॉन्ग टर्म लीजिए, मिनिमम 3 ईयर क्लोजिंग, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। अगला सवाल पंकज जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है, अजीत पाल साहब का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। What are the major items considered to calculate the inflation rate? It's surprising that despite of the food prices going up significantly, the inflation rate is going down. Thanks, अजीत पाल। हाँ जी पंकज जी। जी बिल्कुल, देखो बहुत सारे फैक्टर ने हैं, एक चीज नहीं है, लेकिन 8 मेजर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ग्रुप ਹੁੰਦੇ ਨੇ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिंदे हाउसिंग आ जाती है, अपैरल्स आ जाते हैं, थोड़े ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाता है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब तुसी वाल कटवान जा रहे हो या जो भी चीजें ने, मेडिकल केयर आ जाती है, एंड फूड एंड बेवरेजेस आ जाती है। तो ये सारिया चीजा और बाकी बिग टिकट आइटम भी आ जाती है। सो बेसिकली होया की है, जी आ रिपोर्ट आई है, अगर इन ध्यान ना देखा जाए तो सारिया चीजा जी अप गई ने, ग्रोसरी दी ज्यादा गई। बाकी चीजा अगर तुसी बेस्ट बाय चले जाओ, टीवी खरीदन चले जाओ, कुछ और खरीदना है, कार जिवें यूज कार करना किवें वधिया पिया सीगा, उन्हां दे प्राइस थल्ले आए। सो इस वास्ते मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा, इस वाले बहुत सारे एग्जांपल ने। अगर तुसी लंबर की गल मैं पिछले वीक भी दस रहा सीगा, होम डिपो च चीजां सस्तियां हुई पिया ने, सेल ते आईयां पिया ने, डिस्काउंट लगे पे ने, कॉस्ट तुसी अगर भूल जाओ तो कितनी चीजें इस वेले सेल ते लग गई ने, प्राइस काफी ऊपर सीगे। सो वो चीजां, बाकी चीजां थल्ले आ रही ने, ग्रोसरी थोड़ा जिहा ऊपर गया, लेकिन टोटैलिटी अगर देखा जाए
बहुत इम्पैक्ट आया है और ताई ये 5.9% से आ जी ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋ ahead। हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ 5.9 ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਵਧੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਵੱਡੇ 2-3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫੂਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 1.1 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 3.2 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2-4 ਵੱਡੇ ਮੋਗਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 60% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੇ। 47% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। और उसके 13% HST ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 60% ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ और उसके ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ what was your intention when you booked? और ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ या जिस तरह घर के अंदर कोई रब ना करे डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई या जॉब चली गई, एंड इफ यू कैन कन्विंस द CRA देन यू आर ओके। ऐसे बड़ा सख्त स्टेप ऑलरेडी आ चुके हैं सर। बाकी असाइनमेंट खत्म नहीं हो सकती बिकॉज यू हैव ए राइट इन योर हैंड कि मेरे इस पेपर ने मैं यूज कर सकता। फिर तो पेपर तो रद्दी का कागज हो गया सर, और तुम असाइनमेंट नहीं भेज सकते। हालात बदल जाते हैं और एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जरूर देना चाहिए कि हालात बदल गए सर, मैं अपनी गल कर लेना, मैं रखा हुआ यार रब ना करे मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बच्चे की करेंगे? असाइनमेंट बेचेंगे ना, तो कुछ एक जो कहते रस्ते खुले जरूर होने चाहिए जी। जी, और मैं इसे पीके जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEOs ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿ ਲੌਬਲਾਸ ਦੇ CEO ਮੈਟਰੋ ਔਰ ਅੰਪਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਬੀ ਸੇਫਵੇ ਸਭ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਬਲਾਸ, ਸੋਬੀ ਦੇ ਸੇਫਵੇ, ਫਰੈਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ CEO ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ है। और सर इन्होंने 12 कंपनियां खोल के दिखाता है, कंपटीशन अंदरों मालिक एक नहीं नाते, सारे मालिक एक कोई बैठे हुए 12 इन्होंने कंपटीशन दिखाता है जी। बिल्कुल पूछ रहे जी, हम पूछ रहे हैं ये सारे मामले थे कि दसो जी की मामला की। ठीक है, थैंक यू हरमीत जी। नहीं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ
ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, तनवीर साहब का सवाल है। तनवीर साहब कह रहे हैं, प्लीज आस्क पीके जी, विल प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो मार्केट ऑफ हैमिल्टन विल बी $1,500 पर स्क्वायर फीट आफ्टर 3 to 4 years? जी ठीक है सर, तुझे देख लेना, इन्होंने कहो कि ऑलरेडी होते थे 950 से 1000 के करीब तक पहुंच गई है। 1500 नहीं होगी, 1400 जरा उठे। मैं उन्हें ऐलान कर देना साफ, जरा उत्थे कुछ प्रोजेक्ट बड़े जबरदस्त आए थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट में डिस्कस करना चाहूंगा, ओनली डिजाइन डिस्ट्रिक्ट जरा उत्थे किंग स्ट्रीट उत्ते जरा एक पासे किंग स्ट्रीट पैंदी है, वो जरा डाउन ही कहलांदा हैगा। उत्थे लुई वुइटन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੁਈ ਵੁਇਟਨ ਦਾ ਪਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, that will depend on the location, क्योंकि हैमिल्टन केड़ी जगह डाउनटाउन एरिया के अंदर ब्यूटीफुल। यस, 1500 से 1400 किधर नहीं गया सर। या किसी ने क्या किसी ने सोचा सीगा जरा मिसागा $750 की बेच रही थी कि सिर्फ 4 साल पहले, वो मिसागा चलाया थोड़ा 1350 हो जाएगा। किसी ने सोचा सी जिंदगी लोगों ने। सर, ड्यूक ऑफ यार्ड के अंदर पहला 3 bedroom वाला मेरा जी इन्वेस्टमेंट थी 22 साल पहले, 3 bedroom विद 2 parking विद VIP लॉकर, 2,87,000, वो 287,000 किसी ने सोचा सीगा। और स्क्वायर फीट कितना सी 1100 समथिंग स्क्वायर फीट, 3 bedroom ते बिल्कुल ऐसे कोई रोक नहीं सकता हैमिल्टन का ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। धीरज आनंद साहब ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਸ ਕੈਲਗਰੀ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਐਂਡ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ GTA? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਇਲ ਬੇਸਡ, ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਿਰਨ ਦਾ ਘਟਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗਿਰੇਗਾ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ। 3-3 3.5 ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਜੰਪ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਬਾਊਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਨੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ अगर 2 लाख गिर गया तो 20% हो गया सर। उत्ते 4 लाख देते 2 लाख से नहीं गिरा ना, उत्ते 50% से हो जाएगा। उत्ते अगर घट गिरा परसेंटेज के सामने लगा बराबर है, पर अमाउंट वाइज घट है क्योंकि प्राइस ही उत्थे है। लेकिन इन्होंने होर उसके बाद वैनकूवर किया, दैट आई डिसएग्री। वैनकूवर और ओंटारियो लगभग हैंड इन हैंड चल रहे हैं आपस में, टोरंटो एंड वैनकूवर जी। जी बिल्कुल जी। और ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਓਵਰਆਲ 4.5% ਡ੍ਰੌਪ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ 4.5% ਡ੍ਰੌਪ, ਆਪਣੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਤਾਂ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 1.5-2% ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। हाँ जी, और इस मौके के उत्ते हाँ जी पीके जी विल स्टार्ट विद यू और फिर पंकज जी भी अपनी सर्विस दसणगे। कोई अपना प्रोजेक्ट सर कुछ भी सेमिनार कुछ भी जी 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 युद्धि जी ते मैं क्योंकि प्रोजेक्ट दी इतनी लाइन लगी हुई है, असि बल्कि एक छोटा जा सेमिनार या ओपन हाउस कह लो, सेमिनार तो नहीं कहोगे, ओपन हाउस कैसे करने जा रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। आई विल बी आउट ऑफ कंट्री फॉर सम वेकेशन few weeks लेकिन माय सन सौरभ सब्रवाल और मेरी पूरी टीम करने लगी है, जिसमें असि जो शोकेस करांगे some top projects जिसके अंदर हाई राइज भी, लो राइज भी, इंसेंटिव्स भी की हो रहा है उसे इनवाइट किया जाएगा बहुत जल्दी। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 week और 10 days, ताकि लोग की गलत फहमी जल्दबाजी इधर उधर ना फैलना। कई बार क्या होता है हाइप बन जाती है तो लोग ये बड़ा अच्छा है भाई, जिसकी ज्यादा हाइप चल गई अच्छा है, लेकिन कई एवरेज भी है जिन्होंने हाइप नहीं है दे आर बेटर। तो असि हर चीज दसांगे समझावांगे। एंड माय सन सौरभ सब्रवाल विल बी देयर टू गाइड पीपल विद द टीम। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुसी बजाय प्रोजेक्ट और कोई प्रॉपर्टी के बजाय तुझे सीधा टीम सब्रवाल में देखो, 1 window सर्विस, यू कैन मीट, यू कैन कम, यू
can sit down with us, we can guide you. And also on top of that, if you have any legal questions, we have in-house lawyer. You मिले ही हो सारे in-house lawyer बच्चे नु in-house सारे Ayaz Bhanji, I would say highly professional guy. I really admire this guy, Ayaz Bhanji. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ and we'll be there to answer your all questions. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਾਇਰ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮੂਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਇਰ ਜਾਏਗੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਲਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਯਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੇ ਖੈਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ, ਹੀ इज रियल प्रोफेशनल। वी हैव डिसाइडेड इन आवर ऑफिस कि अक्सर क्या प्रॉब्लम पता क्या होती है, लॉयर अपनी फीस कैसे बढ़ाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ाते हैं। वो जितनी प्रॉब्लम नहीं भी होती है वो भी बताते जाते हैं। देखो जी अब बिल्डर का ये लेटर आ गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ रहा है, देखो जी अब बिल्डर के लॉयर ने ये कह दिया, देखो जी अब मॉर्गेज वाले ने ये कह दिया। वो जितनी आपको लॉयर कहानियां सुना रहे हैं ना, वो अपना बिल बढ़ा रहे हैं। और मेरे ऑफिस में डिसाइड कर दिया गया है एक भी प्रॉब्लम मेरे क्लाइंट के पास नहीं जानी चाहिए, उसको पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पता है कि वो तुम कह रहे हो अपना बिल बढ़ाने की तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो क्लाइंट बेचारे की नींद ही खराब हो गई, तो आपको सो ही नहीं पा रहा। वो ले मैंने उसको समझ नहीं आ रही, वो उठ के बैठ गया, आपको हाय मिट्टी वक्ता पा लिया। मैंने स्ट्रिक्ट कहा रखा है कि ये छोटी लालच खत्म हमने को नहीं करनी, जो हमारी एक फिक्स फीस है वो लेनी है और क्लाइंट को प्रॉब्लम का पता भी ना हो और सॉल्व हो जाए, बात खत्म। उसको चाबी मिल गई, उसको बाद में भी नहीं बताना कि ये प्रॉब्लम तेरी 2-4 आई थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब जैसे रेंटल की बात है, वो जो वो बिल्डर ने मना कर दिया, हमें बताया कि हमारे लॉयर ने पीछे से इसको लेटर डाल के इसको अप्रूवल ले लिया, हमने इसको एमएलए से चढ़ा दिया। और वो क्लाइंट अच्छा ये तो अलाउड किया था, उसको यही नहीं बताया हमने कि अलाउड नहीं किया था भाई, हमने परमिशन ले ली। तो जितनी हम उनकी जैसे आप भी यही क्लाइंट है, इनके लिए भी देखो हमने सब कुछ परमिशन ले ली, सब कुछ के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद ये उनमें से एक हो, तो सारी आर ऑलरेडी रिजॉल्व। और बल्कि नॉट ओनली दैट, हमारी जो रेंटल डिपार्टमेंट है ऑफिस का, उसको दे दिया उसको रेंट में चलाने के लिए, रेंट में चला दो, कहानी खत्म। तो ये जो बातें है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑफिस के अंदर। सेम अयाज भाजी के साथ कि सारी प्रॉब्लम पहले बता दो काम करने से पहले, मॉर्गेज से पहले, ताकि उसको बाद में सरप्राइज न मिले। और उसको कोशिश करो ईमेल डाल दो, ताकि क्या होता है क्लाइंट भूल जाता है कि मुझे क्या कहा था। इसी प्रकार लॉयर, आई एम प्राउड ऑफ हर, हमारा जो डिसाइड हुआ था कि कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट को नहीं बताई जाएगी, हम अपने आप अंदर ही पहले सॉल्व करेंगे और हम ये $200-500 एक्स्ट्रा की लालच नहीं करेंगे, हमें लॉन्ग टर्म देखना है। हमारा क्लाइंट परेशान तो हम परेशान। तो ये कारण था जी जिसके लिए जो आपके दोस्तों ने कहा बड़ी स्मूथली सारा काम हो गया, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही नहीं बताते, हम अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं जी। थैंक यू सो मच जी। और फोन नंबर एक बार पीके जी करते हैं, 647-299-4757। I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Idris ji. Thank you, sir. Thank you so much. जी.